हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम इस चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे एंड वील ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर टुगेदर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। तो बच्चों, इन आवर प्रीवियस सेशन हमने बिगिन किया था विद पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, और उन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को प्रमोट या प्रिवेंट करने वाले कॉन्ट्रीवेंसेस को, इजंट इट? तो आज के सेशन हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द टॉपिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यानी कि आपको याद होगा ना बच्चों, मैंने आपको बताया था गीटोगैमी और जीनोगैमी विच इज क्रॉस पॉलिनेशन, उनको कैरी आउट करवाने के लिए आपको कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को आज हम बिगिन करेंगे। तो वही एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। One is the abiotic agents and the other are called the biotic agents। अब देखो, नाम ही बता रहा है, abiotic agents यानी कि वो एजेंट जो कि नॉन लिविंग हो, और नॉन लिविंग में आपको जो दो एजेंट्स देखने को मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी विंड एंड वाटर। तो दो ही abiotic एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं फॉर द कैरिंग आउट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देखो यहां पर वन इज गोइंग टू बी विंड एंड द अदर इज गोइंग टू बी वाटर। तो देखो बच्चों, विंड के थ्रू होने वाली जो पॉलिनेशन प्रोसेस है उसे हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं एंड वी कॉल इट एनिमोफिली। तो क्या बुलाते हैं हम विंड के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को? एनिमोफिली। एंड वाटर के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को भी हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं एंड वी कॉल इट हाइड्रोफिली। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपके पास दो एबायोटिक एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन को कैरी आउट करवाएंगे। अब इन दोनों में भी आप देखोगे जो ज्यादा कॉमन है दैट इज गोइंग टू बी पॉलिनेशन बाय विंड। तो मोस्ट कॉमन अमंग दी एबायोटिक फैक्टर्स वुड बी, या फिर एबायोटिक एजेंट्स वुड बी द विंड पॉलिनेशन। ठीक है, दैट इज एनिमोफिली। बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की। अब बायोटिक एजेंट्स बेसिकली एक ही हैं, विच आर दी एनिमल्स। तो एनिमल्स आर गोइंग टू बी दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पॉलिनेशन को यहां पर कैरी आउट करवाते हैं। और एनिमल्स के थ्रू होने वाली जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वी कॉल इट जूफिली। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं ना, वो बायोटिक एजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं टू कैरी आउट पॉलिनेशन, वाइल बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एबायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? द रीजन इज बिकॉज देखो क्या होता है, एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू आप देखोगे जो पोलन का कॉन्टैक्ट होगा विद द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, ये एक चांस की बात है बच्चों, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। हो सकता है विंड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जहां पर फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो विद द स्टिग्मा, हो सकता है विंड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो आपके जो पोलन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैरी आउट हो जाएंगे और उनको कोई भी फीमेल फ्लावर्स नहीं मिलेंगे टू पॉलिनेट। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि भाई हो सकता है ये जो मूवमेंट है विंड करंट का या वाटर करंट का वो आपके फीमेल फ्लावर्स की तरफ हो या फिर ना भी हो। ठीक है, तो इसीलिए तो भाई ऐसे में ना ये एक नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। तो भाई अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो इसके केस में ये भी हो सकता है ना कि आपके जो भी पॉलन्स बने हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएं। तो उस वेस्टेज ऑफ पॉलन को कॉम्पेंसेट करने के लिए इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, ऐसे प्लांट्स बहुत इनॉर्मस क्वांटिटी में पॉलन्स बनाते हैं, ताकि अगर बहुत सारे पॉलन जो है वो वेस्ट भी हो जाए तो कुछ पॉलन जो है वो एटलीस्ट जाके पॉलिनेट कर पाएंगे आपके स्टिग्मा पे। ठीक है, और ऐसे में आप देखोगे क्योंकि वो इतनी इनॉर्मस क्वांटिटी में पॉलन बनाते हैं तो उसको भी कॉम्पेंसेट करने के लिए उनके पास जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ओवरी में वो बहुत कम होते हैं। ओके, सो रिमेंबर, जो भी एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेट करने वाले या फिर पॉलिनेट होने वाले प्लांट्स हैं वो बहुत इनॉर्मस क्वांटिटी में क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन्स, एंड उनके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर बीइंग पॉलिनेटेड वो बहुत कम होंगे। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बायोटिक एजेंट्स, सिंस आई टोल्ड यू यहां पर एनिमल्स का इस्तेमाल होने वाला है। अब एनिमल्स तो बहुत सारे हैं ना, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एनिमल पॉलिनेशन कैरी आउट करवा रहा है हम अलग अलग नाम देते हैं पॉलिनेटर्स को ये नेम पे। ठीक है, तो देखो पॉलिनेशन जो है वो आपको डिफरेंट टाइप की देखने को मिल सकती है। सो बायोटिक एजेंट्स में अगर पॉलिनेशन कैरी आउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बुलाते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, तो एंटोमोफिली यहां पर रिप्रेजेंट करेगा इंसेक्ट के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को। वाइल अगर हम देखें बैट्स के थ्रू, अगर बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है वी कॉल इट कायरेप्टेरोफिली।
रिमेंबर मैंने आपको बोला था ना, कैरेप्टेरा वर्ड जब भी आता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू बैट्स, ठीक है। देन अगर हम बात करें बर्ड्स के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को, तो अगर बर्ड्स कैरी आउट कर रहे हैं पॉलिनेशन वी कॉल इट ऑर्निथोफिली, रिमेंबर ऑर्निथोफिली। देन अगर हम बात करते हैं एंट्स के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन की, तो एंट्स के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को हम बुलाते हैं मिर्मैकोफिली, ठीक है। मिर्मैकोफिली इज पॉलिनेशन बाय एंट्स। देन अगर हम बात करें स्नेक्स के थ्रू, जैसे कि सैंडलवुड का जो प्लांट होता है उसमें आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, तो ये स्नेक्स कैरी आउट करवाते हैं, और स्नेक्स के थ्रू होने वाली जो पॉलिनेशन है वी कॉल इट ओफियोफिली, ओके। एंड लास्टली वी हैव स्नेल्स। स्नेल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन अकर करती है वी कॉल इट मेलाकोफिली। तो डिपेंडिंग अपॉन भाई कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट या फिर एनिमल इस्तेमाल किया जा रहा है टू कैरी आउट पॉलिनेशन, आपको अलग अलग टाइप की पॉलिनेशन देखने को मिलेगी, एंड इट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन दी नेम ऑफ द पॉलिनेटर, ओके। सो ये थे डिफरेंट बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन प्रोसेस। तो चलो अब हम बिगिन करते हैं विद दी पॉलिनेशन प्रोसेस जो कि ए बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होती है। सबसे पहले हम बिगिन करेंगे विद दी एनेमोफिली एंड वील बी टेकिंग अप सब्सिक्वेंट ये जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू होने वाली पॉलिनेशंस को वन बाय वन। तो चलो बच्चों बिगिन करते हैं विद एनेमोफिली। एनेमोफिली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था दिस इज द टर्म गिवन टू पॉलिनेशन बाय विंड। तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट विंड पॉलिनेशन। और विंड पॉलिनेशन से रिलेटेड एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, बिकॉज ये एक टाइप ऑफ ए बायोटिक एजेंट है, इसीलिए इसके थ्रू होने वाली जो पॉलिनेशन है दैट इज गोइंग टू बी नॉन डायरेक्शनल, बिकॉज विंड एक नॉन डायरेक्शनल एजेंसी है, ओके क्योंकि विंड का जो डायरेक्शन है दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है, इसीलिए। तो आइए देखते हैं कुछ अडैप्टेशन जो कि आपको देखने को मिलती हैं उन फ्लावर्स में जो कि पॉलिनेट होते हैं बाय विंड। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अडैप्टेशन सीन इन द एनेमोफिलस फ्लावर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली कंडीशन जो कि आपको देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स के साइज एंड स्ट्रक्चर की। तो बच्चों यहां पर जो एनेमोफिलस फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पहली चीज साइज में वो आपको बहुत स्मॉल देखने को मिलेंगे। सो दे आर गोइंग टू बी स्मॉल, और साथ ही साथ दे आर गोइंग टू बी ड्राई एंड पाउडरी। सो ये ड्राई एंड पाउडरी होते हैं, साथ ही साथ लाइट वेट भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाई दे आर ड्राई? अगर ये वेटेबल होते, मतलब दे आर सपोज रिमेंबर दे आर ड्राई दैट मीन्स दे आर अनवेटेबल। अगर ये वेटेबल होते मतलब ये गीले हो सकते थे तो क्या होता? ये गीले होने की वजह से हैवी हो जाते, और इनकी अगर स्पेसिफिक आप देखोगे डेंसिटी बढ़ जाती बिकॉज ऑफ बीइंग वेट, तो वो नीचे सिंक डाउन कर जाते, मतलब वो विंड करंट के साथ फ्लोट नहीं कर पाते, रिमेंबर। एंड जो लाइट वेट कंडीशन है वो इसीलिए इंश्योर कर रही है कि भाई वो इजीली विंड करंट के साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये जो कंडीशंस हैं रिगार्डिंग दी pollen grains they ensure कि pollen जो है वो easily transport हो सके with the wind current, okay that is why ये condition आपको pollen grains के structure से related देखने को मिलेगी। when we talk about pollen grain के number के बारे में, तो देखो pollen grain के number के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है। in case of anemophilous flowers ये जो हैं प्रोड्यूस करते हैं इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो इनॉर्मस क्वांटिटीज में बनते हैं, एंड द रीजन इज द फैक्ट कि विंड जो है वो एक नॉन डायरेक्शनल एजेंसी है। मतलब अगर विंड का डायरेक्शन सपोज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, अगर विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी तो क्या होगा? बहुत सारे पॉलन जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, एंड टू कॉम्पेंसेट इसीलिए यहां पर इनॉर्मस क्वांटिटी में आपको पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सो दिस इज वन कंडीशन जो कि आपको देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू द पॉलन नंबर, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं द कंडीशंस रिलेटेड टू द एंथर एंड द स्टिग्मा। तो देखो आपको याद रखना है बच्चों, जो भी स्टेमेंस होते हैं ऑफ द एनेमोफिलस फ्लावर दे आर वेल एक्सपोज्ड, यानी कि वो फ्लावर से ना आपको फ्लावर के पेटल्स के लेवल है उससे ऊपर लटकते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जो फ्लावर्स भी होते हैं ना बच्चों वो भी वेल एक्सपोज होते हैं। वेल एक्सपोज कैसे होंगे? वो हमेशा आपको फोलिएज यानी कि लीव्स के ऊपर अराइज करते हुए देखने को मिलेंगे इन दी फॉर्म ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस, ताकि वो अच्छे से एक्सपोज हो। जितना ज्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा टू द विंड, उतनी ज्यादा विंड जो है वो उनसे पॉलिनेशन करवा सकती है, ठीक है, ओके। सो फ्लावर्स भी यहां पर वेल एक्सपोज होंगे, और साथ ही साथ जो फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट स्टेमेंस होंगे दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेल एक्सपोज्ड, ठीक है। तो देखो आपको अच्छे से बाहर की तरफ ऐसे लटकते हुए स्टेमेंट्स नजर आएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज्ड रह सकें टू द विंड करंट,
फाइन। इवन जो आपको स्टिग्मा देखने को मिलेगी बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी फेदरी। तो अगर आप स्टिग्मा देखोगे ना बच्चों, देखो यहां पर आपको ये जो स्टिग्मा देखने को मिल रही है, पहली चीज आपको इनके ऊपर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, इसीलिए। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये इनको एक फेदर का अपीयरेंस दे रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट फेदरी स्टिग्मा। तो फेदरी स्टिग्मा का जो प्रेजेंस है, इट इज टू एंश्योर द एनट्रैपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स व्हिच आर कमिंग इन द विंड करंट। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और ये बेसिकली आपको इस तरीके की कंडीशन जो है वो आपको जनरली ग्रासेस के केस में देखने को मिलती है बच्चों, रिमेंबर। ओके, देन अगर हम बात करें स्टेमन्स के एंथर के बारे में, तो अगर हम यूजुअली यहां पर जो स्टेमन्स के एंथर देख रहे हैं ना बच्चों, वो आपको एक स्पेशल टाइप के एंथर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं वर्सेटाइल एंथर्स। अब वर्सेटाइल एंथर्स की क्या कंडीशन होती है? वर्सेटाइल एंथर्स में अगर आप देखोगे यहां पर जो स्टेमन देखने को मिल रहा है उसमें एंथर की जो अटैचमेंट है टू द फिलामेंट वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि सबसे पहले जो एंथर के लोब्स हैं वो आपको इलोंगेटेड नजर आ रहे हैं। तो ये लंबे लंबे जो दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ना, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द एंथर लोब्स, और ये बहुत लंबे हैं। और आपका जो फिलामेंट का अटैचमेंट है वो इनके जस्ट सेंटर में है। तो एज इन क्या होगा, ये ना क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथ में लंबे हैं इसीलिए ये विंड में या विंड करंट में ना ऐसे डैंगल करते रहते हैं। सो दे आर डैंगलिंग, और डैंगलिंग की वजह से क्या होता है, जब ये डिहाइज करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, फिर शेड हो जाते हैं इन द एयर करंट। सो दिस इज हाउ एंथर्स कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी इन केस ऑफ द एनेमोफिलस फ्लावर्स। आई होप इतनी कंडीशंस आपको समझ आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कंडीशन। तो जो नेक्स्ट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। तो भाई एक ओवरी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एनॉर्मस क्वांटिटी में अपने पॉलेंस बनाते हैं, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ओवरी में जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी लेसर। तो यहां पर आपको यूजुअली एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा इन एन ओवरी। तो आपको एक ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू एनेमोफिलस फ्लावर्स। तो यही जनरल कंडीशन है, ठीक है, ओके। एंड आपको यहां पर अगर सपोज फ्लावर जो हैं वो बहुत स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस हैं, तो ऐसे में आप देखोगे जो फ्लावर्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर फॉर्मिंग एन इनफ्लोरेसेंस। तो यहां पर जो न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं ना कि नंबर ऑफ फ्लावर्स दे आर गोइंग टू पैक्ड and they pack themselves into a cluster called inflorescence के फॉर्म में आपको ये ऐसे गुच्छे में नजर आएंगे, ठीक है, ताकि ये अगेन सारे के सारे फ्लावर जो है वो एक साथ प्रेजेंट हो और वो सारे के सारे फ्लावर एक साथ जो है एक्सपोज भी हो सकें टू द विंड करंट और पॉलिनेशन को कैरी आउट करवा सकें, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहां पर एक स्पेशल कंडीशन रिलेटेड टू मेज प्लांट बताने की कोशिश कर रहा हूं। सी मेज की जो एक एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। सो मेज के केस में बच्चों आपको सबसे पहले लेट मी राइट इट डाउन कि ये एक मेज प्लांट है। मेज के केस में आपको जो इनफ्लोरेसेंस है वो दो कंडीशंस में देखने को मिलेगी। पहली चीज, जो मेल इनफ्लोरेसेंस है वो आपको ना यहां पर टर्मिनली इस अगर आप देखोगे ये स्टेम है आपकी, बिल्कुल एंड पे आपको मेल इनफ्लोरेसेंस जो है वो नजर आएगी। तो ये जो मेल इनफ्लोरेसेंस होती है यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो मेल फ्लावर्स क्लस्टर्ड फॉर्म में आपको यहां पर टर्मिनल एंड पे नजर आ रहे हैं। दिस मेल इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड टैसल। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर दी टैसल्स, ठीक है। और जो आपको फीमेल इनफ्लोरेसेंस है यानी कि फीमेल फ्लावर्स का जो क्लस्टर है वो आपको यहां पर आप कहोगे एक्सिलरी पोजीशन पे देखने को मिलेगा। तो ये आपको लीफ के बीच में देखने को मिलता है। देखो यहां पर तो ये ओपन कंडीशन में है, मैं यहां पर एक और ड्रॉ कर देता हूं। तो सपोज अगर ये एक फीमेल इनफ्लोरेसेंस है जो कि कवर्ड है विद द लीफ कॉल्ड हस्क, तो आप देखोगे यहां पर इसके एंड पे आपको ना ऐसे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, सिल्की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड द सिल्क, ठीक है। और ये जो फीमेल इनफ्लोरेसेंस है इसे हम बुलाते हैं ईयर या कॉब भी बुलाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फीमेल इनफ्लोरेसेंस। मेल इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड टैसल्स, फीमेल इनफ्लोरेसेंस ईयर या फिर आप कह सकते हो कॉब। और इसके एंड पे आपको ना एक टफ्ट ऑफ सिल्की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जॉइंट एट वन एंड कॉल्ड द सिल्क, ओके। बट एनसीईआरटी में आपको यहां पर इस कंडीशन को बोला गया है टैसल। सी बच्चों, मेज के प्लांट में टैसल इज अ वर्ड गिवन टू द मेल इनफ्लोरेसेंस। और यहां पर सिंस ये जो सिल्क है दे आर नथिंग बट, ये जो सिल्क होता है ना बच्चों, दे आर नथिंग बट द स्टाइल एंड द स्टिग्मा, ओके। तो ये जो स्टाइल एंड स्टिग्मा है ये वेल एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ, ताकि जब भी टैसल से पॉलन रिलीज हो तो वो जाके इन स्टिग्मा
पर या फिर इन स्टाइल पे जाके अच्छे से बाइंड कर जाएं और यहां पर पॉलिनेशन की प्रोसेस को कैरी आउट कर सके। और बेसिकली ना ये जो सिल्क वर्ड है इसको वहां पर एनसीईआरटी में टैसल वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। मे बी वी कुड अंडरस्टैंड इट बाय द फैक्ट कि टैसल जो है वो एक और जनरल इंग्लिश टर्म है जहां पर आप देखते हो कि एक पॉइंट पे अगर बहुत सारे थ्रेड्स अटैच्ड हैं तो इसको भी हम एक टैसल बुलाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस कंडीशन की वजह से भी इस सिल्क वर्ड को यहां पर टैसल से रिप्लेस कर दिया गया है इन दी एनसीईआरटी, बट एक्चुअली दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिल्क व्हिच इज नथिंग बट द स्टाइल एंड द स्टिग्मा। तो ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस के जितने भी स्टाइल एंड स्टिग्मा है ना वो बाहर की तरफ ऐसे एक्सपोज होते हैं और दे आर जस्ट टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। तो सिल्क का काम बेसिकली क्या है? टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स जो कि प्रेजेंट है इन दी विंड और द एयर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो आई होप मेज का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, जितनी भी आपको मेजॉरिटी एनेमोफिलस फ्लावर्स देखने को मिलेंगे वो यूजुअली आपको ऐसी कंडीशंस, यानी कि आपको मोस्टली वो ग्रासेस में ज्यादातर देखने को मिलेंगे एंड दे आर गोइंग टू बी मोर कॉमन इन ऑल जिम्नोस्पर्म्स। सो रिमेंबर, आपको जो एनिमोफिली देखने को मिलेगी इट इज कॉमन इन ग्रासेस एंड ऑल जिम्नोस्पर्म्स। एंड व्हेन आई से जिम्नोस्पर्म तो मुझे एक बहुत क्लासिक एग्जांपल याद आ जाता है ऑफ अ कंडीशन जो कि आपको पाइनस के पॉलन ग्रेन्स में देखने को मिलती है। याद है आप सभी को, अगर आपने प्लांट किंगडम वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा pollen grain of the pinus have some appendages which are called wings। तो ये कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलती है एक पाइनस के pollen grain में। तो ये इसके pollen grain की बॉडी है और आपको यहां पर ना ऐसे दो appendages नजर आ रहे हैं। These appendages are called the wings। और ये जो wings हैं ये हेल्प करते हैं आपके pollen grain को to float easily in the wind current। तो easy floating के लिए आप देखोगे ये wings जो हैं वो आपको प्रेजेंट नजर आएंगे in case of the pollen grains of pinus। तो pine trees के जो pollen हैं they are going to show this condition, the presence of appendages called wings। okay, so I hope all the conditions regarding anemophily, सारी की सारी adaptations और जो भी हम specific टर्म्स के बारे में डील किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इज नथिंग बट द पॉलिनेशन बाय वाटर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर पॉलिनेशन। एंड एज यू नो, वाटर भी एक एबायोटिक एजेंसी है, तो इसके जो करंट है यानी कि वाटर करंट का जो डायरेक्शन है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉन डायरेक्शनल। अब भाई अगर नॉन डायरेक्शनल है तो ऐसे में आप देख सकते हो पॉलन की वेस्टेज भी हो सकती है ना, अगर आपका वाटर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो ऐसे में क्या क्या अडेप्टेशन आपको देखने को मिल सकती हैं इस टाइप के प्लांट्स में। देखो यहां पर भी जो पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी इन इनॉर्मस क्वांटिटी, और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी लेस इन दी ओवरी। तो ये कंडीशन आपको कॉमन देखने को मिलेगी इन दी एनेमोफिलस एंड हाइड्रोफिलस फ्लावर्स, ठीक है। इनफैक्ट एबायोटिक एजेंसीज के थ्रू होने वाली जो पॉलिनेशन प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल एनेमोफिली या फिर हाइड्रोफिली, दोनों ही केस में जो फ्लावर्स होंगे उनमें आपको कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज, ऐसे फ्लावर्स जो होंगे दे आर गोइंग टू बी नॉन अट्रैक्टिव। तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, इनके पास कोई कलरफुल या फिर लार्ज पेटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ना कि आपको कोई फ्रैग्रेंस देखने को मिलेगी, तो कोई फ्रैग्रेंस भी आपको नहीं मिलती है कि जो स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस जो है वो अट्रैक्ट कर सके किसी पॉलिनेटर को, बिकॉज इनकी जो पॉलिनेटिंग एजेंसी है दैट इज एन एबायोटिक फैक्टर, है ना। वो एक एबायोटिक फैक्टर है, मतलब वाटर और विंड, तो वो तो वैसे भी अट्रैक्ट नहीं होंगे टुवर्ड द फ्रैग्रेंस। इसका मतलब यहां पर ये फ्रैग्रेंस भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं और साथ ही साथ ये नेक्टर्स भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो रिमेंबर दीज थ्री कंडीशंस व्हिच इज नॉन अट्रैक्टिव फ्लावर्स, जहां पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस देखने को नहीं मिलेगी और ना ही कोई नेक्टर देखने को मिलेगा। ये कंडीशंस आपको पिक्यूलियरली देखने को मिलेंगी इन दी एनिमोफिलस एंड हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। आई होप यू गॉट दैट। ओके, अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली, सिंस आई टोल्ड यू, अगर हम बात करें एबायोटिक एजेंसीज की, मैंने आपको बोला था वाटर और विंड दोनों ही आपको एबायोटिक एजेंसीज देखने को मिलेंगी, बट मोर कॉमन वाज पॉलिनेशन बाय विंड। तो इसलिए जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस है दैट इज क्वाइट रेयर, तो ये आपको क्वाइट रेयर नजर आती है इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत कम देखने को मिलेगी। क्यों कम देखने को मिलेगी? बिकॉज ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ जेनरा में ही आपको देखने को मिलता है। सो इट इज लिमिटेड टू ओनली अबाउट 30 जेनरा, और इन 30 जेनरा में भी मोस्टली आपको जो देखने को मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में जो आपको देखने को मिलेगी कंडीशन वो आपको हाइड्रोफिली की
कंडीशन देखने को मिलती है ओनली इन अबाउट 30 जेनरा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके अब एक स्ट्रेंज बात मैं आपको बताऊं, आपके मन में एक चीज आती होगी, बिकॉज ये जो पॉलिनेशन है इट इज बाय द एजेंसी ऑफ वाटर, तो इसीलिए जो भी प्लांट्स एक्वाटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे वो इसी मोड ऑफ पॉलिनेशन को फॉलो करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। नॉट ऑल द एक्वाटिक प्लांट्स आर गोइंग टू बी वाटर पॉलिनेटेड, इस बात को आपको याद रखना है। तो सारे के सारे एक्वाटिक प्लांट जो है वो वाटर पॉलिनेशन शो नहीं करते हैं, ऑल्दो वो वाटर हैबिटेट में प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट गोइंग टू शो वाटर पॉलिनेशन। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल में इस कंडीशन को जो जस्टिफाई कर रहा है दैट इज योर वाटर हायासिंथ। सो वाटर हायासिंथ जिसका कि आप साइंटिफिक नेम जानते हो दैट इज इकॉर्निया क्रासिपिस। ओके एंड अनदर एग्जांपल वुड बी ऑफ वाटर लिली। तो बच्चों यहां पर भी जो आपको ये जो दो प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, इन केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर प्लांट्स के फ्लावर हैं ये इमर्ज करते हैं अबव द वाटर सरफेस। ओके तो ये वाटर सरफेस के आप देखोगे ऊपर आ जाते हैं और इनका पॉलिनेशन वाटर नहीं कर रहा है, इनका पॉलिनेशन कैरी आउट होता है विद द हेल्प ऑफ आइदर विंड और इंसेक्ट्स। तो इसका मतलब दे आर ईदर एंटोमोफिलस यानी कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं और दे आर एनेमोफिलस। ऑल्दो दीज आर एक्वाटिक प्लांट्स, ये दोनों के दोनों प्लांट्स जो हैं एक्वाटिक हैं, बट इनका पॉलिनेशन वाटर नहीं करवा रहा है, इसीलिए याद रखिएगा नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स आर गोइंग टू बी वाटर पॉलिनेटेड, ये कंडीशन याद रखना है। ओके अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। तो भाई आपको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हाइड्रोफिली देखने को मिलेगी, वन इज कॉल्ड द एपीहाइड्रोफिली एंड द अदर इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। तो आइए देखते हैं इन दोनों टाइप की हाइड्रोफिलस कंडीशंस को और देखते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द कंडीशंस प्रेवलेंट अंडर एपीहाइड्रोफिली। तो सबसे पहले तो टर्म को ब्रेक करते हैं। एपी वर्ड का मतलब होता है अबव, ओके, और हाइड्रोफिली यानी कि द वाटर पॉलिनेशन। तो भाई ऐसी वाटर पॉलिनेशन जो कि आपको वाटर सरफेस पे अबव देखने को मिलेगी, यानी कि बेसिकली ये जो पॉलिनेशन है दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। एंड इसका जो क्लासिक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है दैट इज ऑफ वैलेस्नेरिया। तो जो नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ एपीहाइड्रोफिली व्हिच इज मोस्ट कॉमनली सीन इन वैलेस्नेरिया, जो कि एक सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, जो कि जिसकी आप पूरी बॉडी देखोगे ना वो पानी के नीचे सबमर्ज नजर आएगी। ओके वैलेस्नेरिया को बच्चों हम अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, तो इसके कॉमन नेम्स भी हम रिकॉल कर लेते हैं। वैलेस्नेरिया को बहुत कॉमनली हम बुलाते हैं एज ईल ग्रास, या फिर इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज टेप ग्रास, और इसका एक और भी नाम है बच्चों, इसको हम लोग रिबन वीट भी बुलाते हैं। अब रिबन वीट क्यों बुलाते हैं? अगर आप इस प्लांट की बॉडी को देखोगे बच्चों, इनके जो लीव्स है ना दे आर गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग एंड रिबन लाइक। तो ये जो लॉन्ग रिबन लाइक लीव्स होती हैं दिस इज टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन जो कि या रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू वाटर करंट। तो वाटर करंट से आने वाला जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करने के लिए लीव्स आर मॉडिफाइड, एंड वो मॉडिफाइड लीव्स जो होंगी वो आपको लॉन्ग रिबन लाइक नजर आएंगी। एंड वैलेस्नेरिया के केस में आपको मेल बॉडी और फीमेल बॉडी bearing the male and the female flowers are going to be separated। तो इस कंडीशन को हम क्या बुलाते थे? We call it dioecious condition। तो यहां पर आपको dioecious condition देखने को मिलेगी। So dioecious condition is going to be prevalent here। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों यहां पर आपको एपीहाइड्रोफिली इन केस ऑफ वैलेस्नेरिया कैसे देखने को मिलती है। तो देखो बच्चों इमेजिन ये वाला जो पर्टिकुलर प्लांट है दिस इज अवर मेल प्लांट, तो ये है आपका मेल प्लांट, एंड ये वाला जो प्लांट बॉडी है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो देखो यहां पर जो मेल प्लांट है लीव्स तो आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलेंगी, बट फ्लावर्स में डिफरेंस होगा। यहां पर जो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं दे आर गोइंग टू बी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, इसीलिए ये आपको ना क्लस्टर्ड नजर आएंगे। तो ये आपको ऐसे क्लस्टर्ड नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस। तो यहां पर ये इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में नजर आएंगे बच्चों। ओके दिस इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड स्पेडिक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है जब एक मेल फ्लावर मैच्योर होता है
तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये मेल फ्लावर जो है इस इनफ्लोरेसेंस से डिटैच होंगे और डिटैच होने के बाद जाके देखोगे आप इस तरीके से ऊपर आ जाते हैं ऑन दी वाटर सरफेस। तो ये जो आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, दे आर नथिंग बट द मेल फ्लावर्स। अब ये जो मेल फ्लावर्स हैं इसको अगर हम जूम आउट करके देखें तो आपको एक मेल फ्लावर ऐसा देखने को मिलेगा। अब इस मेल फ्लावर में आपको 3 तो ऐसे टेपल्स देखने को मिलेंगे और ये 2 आपको स्टेमन नजर आ रहे हैं। तो दीज आर दी स्टेमन, ठीक है, ओके। वाइल अगर हम बात करें फीमेल फ्लावर की या फिर फीमेल प्लांट की, तो फीमेल प्लांट में जो फ्लावर्स नजर आ रहे हैं वो देखिए आपको सिंगली अटैच नजर आ रहे हैं और उनकी जो स्टॉक है ये देख रहे हो, अगर मैं एक फ्लावर की स्टॉक दिखाऊं, देखो ये कैसी लॉन्ग सी स्टॉक है। दैट मींस इनका जो पेडिसल है, द स्टॉक विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग, ओके, इतनी लॉन्ग है सच दैट द एक्सटेंड एंड द इमर्ज एट द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। तो क्या होता है यूजुअली जब तक आपका फीमेल फ्लावर जो है वो मैच्योर नहीं होता है तब तक ये जो स्टॉक है इट रिमेन्स कॉइल्ड। तो इसका मतलब यहां पर आपको कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। दैट मींस जो आपका फीमेल फ्लावर की स्टॉक है ना वो ऐसे कॉइल रहेगी और आपका जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के सरफेस के ऐसे नीचे ही देखने को मिलेगा। बट जैसे ही ये फ्लावर मैच्योर होता है ये स्टॉक अनकॉइल होके वाटर सरफेस पे आ जाती है, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए आपका जो फीमेल फ्लावर है जो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है वो भी मैच्योर है और जो यहां पर मेल फ्लावर्स रिलीज हुए हैं जो कि आपको यहां कंडीशन दिखा रहा है ऑफ द मैच्योर स्टेमन, वो भी आपको फ्लोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब व्हाइल फ्लोटिंग अगर ये जो मेल फ्लावर्स हैं वो जाके फीमेल फ्लावर से टकराते हैं तो इनके जो स्टेमन्स में प्रेजेंट एंथर हैं वो डिहाइस करेंगे और पॉलन को रिलीज कर देते हैं ऑन द वाटर सरफेस। अब ये जो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट पॉलन ग्रेन है वो जाके आपके किसी फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर जाके लैंड कर जाएंगे और पॉलिनेशन को कंप्लीट करवा देते हैं। सो इस तरीके से एट द सरफेस ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा द पॉलिनेशन ऑफ वैलेस्नेरिया, ओके। एंड एक बार आप देखोगे जब पॉलिनेशन हो जाता है तो आपका जो फ्लावर है जिसमें पॉलिनेशन हुआ है उसकी स्टॉक वापस से कॉइल करके नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ वैलेस्नेरिया। तो यहां पर आपने क्या चीज देखी पहली चीज, तो बच्चों कुछ अडेप्टेशंस भी यहां पर हम साथ साथ देखते जाते हैं। जो मेल फ्लावर थे क्योंकि वो स्मॉल थे इसीलिए वो आपको यहां पर इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में नजर आए। सो दे आर क्लस्टर्ड एंड एपीहाइड्रोफिली अगर आपको करवानी है तो जो पॉलन ग्रेन्स की स्पेसिफिक डेंसिटी है इट शुड बी लेस देन वाटर, तभी तो वो फ्लोट कर पाएंगे ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अदरवाइज अगर वो हेवियर देन वाटर होते तो वो नीचे सिंक कर जाते। सो रिमेंबर ये 2 कंडीशन जो मेंशन है दैट इज फ्लावर्स born in क्लस्टर्स, वन कंडीशन, और दूसरी कंडीशन जो कि एपीहाइड्रोफिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज जो स्पेसिफिक डेंसिटी है ऑफ pollen must be less than water, तभी वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं, अदरवाइज दे विल सिंक डाउन। इसीलिए ये सारी कंडीशन जो है वो फैसिलिटेट करती हैं एपीहाइड्रोफिली को। सो आई होप एपीहाइड्रोफिली की ये कंडीशंस और पॉलिनेशन इन केस ऑफ वैलेस्नेरिया आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स हाइपोहाइड्रोफिली। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अबाउट हाइपोहाइड्रोफिली। अब वर्ड हाइपो ही बताता है, दैट मींस समथिंग व्हिच इज बिलो। तो इसका मतलब यहां पर जो पॉलिनेशन होने वाला है इट इज गोइंग टू बी बिलो द वाटर सरफेस, मतलब द पॉलिनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द वाटर। तो यहां पर इनसाइड द वाटर पॉलिनेशन वुड बी अकरिंग, ठीक है, ओके। और इसका जो क्लासिक एग्जांपल हमको देखने को मिलता है दैट इज ऑफ अ सी ग्रास कॉल्ड ज़ोस्ट्रा। सो एग्जांपल इज गोइंग टू बी ज़ोस्ट्रा। और ज़ोस्ट्रा जो है सिंस ये सी ग्रास है तो आपको ये मेराइन हैबिटेट में देखने को मिलेगा। तो इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, दैट इज सी ग्रास। एंड इस पर्टिकुलर प्लांट की खासियत क्या है, देखो यहां पर ये जो प्लांट है दिस इज गोइंग टू बी मोनोशियस। ये मोनोशियस है, मतलब जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बॉडी, ओके, अनलाइक योर वैलेस्नेरिया जहां पर 2 अलग अलग प्लांट बॉडीज पे आपको मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मिलते थे। सो दिस इज गोइंग टू बी मोनोशियस, फाइन, ओके। तो यहां पर देखो एक्चुअली आपको 2 प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं, यहां पर आपको डायशियस कंडीशन ही दिखाई जा रही है बट एक्चुअली ये मोनोशियस है। यहां पर
एज इन ये मेल फ्लावर है, आपको इसी प्लांट बॉडी पे ना एक फीमेल फ्लावर भी देखने को मिल सकता है। तो लेट अस इमेजिन, हम इसको बना भी लेते हैं। सपोज ये आपका एक फीमेल फ्लावर आ भी रहा है एंड यहां पर मैंने उसकी स्टिग्मा की कंडीशन भी बना दी है। सो इमेजिन कि ये आपका फीमेल फ्लावर है। सो दिस इज द मेल फ्लावर एंड दिस इज द फीमेल फ्लावर, ठीक है। ओके, अब देखो यहां क्या कंडीशन हो रही है बच्चों, यहां पर जैसे ही आपका मेल फ्लावर मैच्योर करेगा, उसके एंथर्स डिहाइज करेंगे, एंथर डिहाइज करेंगे तो आप देखोगे यहां पर पॉलन रिलीज होते हैं। अब देखो बच्चों, जो ज़ोस्ट्रा का पॉलन है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है। क्या खासियत है? देखो, जो ज़ोस्ट्रा का पॉलन है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द पॉलन ऑफ ज़ोस्ट्रा। इसकी यह खासियत है कि यहां पर एक्साइन इज एब्सेंट, आपको एक्साइन नहीं देखने को मिलेगी। अब एक्साइन ही तो वो स्ट्रक्चर था जो कि पॉलन ग्रेन को उसका स्ट्रक्चर की रिजिडिटी देता था, अब वही नहीं है। और इसका मतलब अब उसके पास सिर्फ इंटाइन प्रेजेंट है, और इंटाइन आप जानते हो वाज कंपोज्ड ऑफ ओनली सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, और सेल्यूलोज और पेक्टिन का प्रेजेंट होना क्या बताता है कि उसके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वो आपको ना इस तरीके से इलोंगेटेड पॉलन ग्रेन के फॉर्म में नजर आती है, राइट। तो आपको ये जो इलोंगेटेड पॉलन ग्रेन नजर आ रहे हैं, दिस इज ऑफ द ज़ोस्ट्रा। एंड आई विल टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़ोस्ट्रा का जो पॉलन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉलन इन द एंटायर प्लांट्स। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, ठीक है। ज़ोस्ट्रा की ये कंडीशन भी है, फाइन। तो इस तरीके से दे आर गोइंग टू बी फ्लोटिंग इन दी वाटर करंट। और इमेजिन करते हैं वो एक फीमेल फ्लावर्स की स्टिग्मा तक पहुंच जाता है और जाके उस पे लैंड कर जाएगा टू अकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब ये किसी दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट फीमेल फ्लावर पे भी जाके भी लैंड कर सकता है, या फिर हो सकता है खुद के ही खुद के ही प्लांट पे प्रेजेंट फीमेल फ्लावर्स की स्टिग्मा पे लैंड कर जाए टू इंश्योर द पॉलिनेशन प्रोसेस। तो यहां पर आपको पॉलिनेशन देखने को मिला बट बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी हाइपोहाइड्रोफिली। और देखो बेसिक कंडीशन यहां पर सेम है, यहां पर जो लीव्स हैं दे आर आल्सो रिबन लाइक टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर करंट, और साथ ही साथ यहां पर फ्लावर्स जो हैं दे आर आल्सो बोर्न इन क्लस्टर्स। ये वाली बात भी कॉमन चलेगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहां पर आपको याद रखना है, सिंस जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको वाटर के लेवल के अंदर ही फ्लो करना है, मतलब उनको वाटर के सरफेस पे फ्लोट नहीं करना है, दे हैव टू फ्लोट एट द स्पेसिफिक डेप्थ इन दी वाटर बॉडी। तो ऐसे में जो स्पेसिफिक डेंसिटी होनी चाहिए ऑफ योर पॉलन ग्रेन्स मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ वाटर, तभी वो वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। ओके, अगर वो ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएंगे, और अगर वो बहुत कम होगी तो वो सिर्फ वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेंगे। तो यहां पर याद रखना है, जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है ऑफ पॉलन in case of hypohydrophilous flowers, okay, so must be लगभग equal to, roughly equal to the specific density of water, तभी वो वाटर के अंदर, वाटर बॉडी में आपको डिफरेंट हाइट्स पे मूव करते हुए या फिर फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एंड लेट मी टेल यू हाउ ये पॉलिनेशन करवाता है। इमेजिन करो, ये सपोज फीमेल फ्लावर का आपका पिस्टल है, ठीक है। तो आप देखोगे क्योंकि इसका जो पॉलन है, एज आई टोल्ड यू, ये जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है ना और लॉन्ग है, तो ना ये फिलामेंटस जो पॉलन होगा वो इस तरीके से आप देखोगे कॉइल करेगा अराउंड दी स्टाइल एंड द स्टिग्मा, ओके, और इस तरीके से ये पॉलिनेशन कैरी आउट करवाता है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ज़ोस्ट्रा। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोहाइड्रोफिली। आई होप हाइपोहाइड्रोफिली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कुछ खास था भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर लेवल के बिलो आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। एंड चीफ एग्जाम्पल इज ज़ोस्ट्रा, जिसके पास लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आप रिकॉल कर लोगे। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द पॉलिनेशन कैरीड आउट बाय द बायोटिक एजेंट्स। अब भाई बायोटिक एजेंट में आपको पता है द ओनली बायोटिक एजेंट दैट वी हैव टू कैरी आउट पॉलिनेशन आर द एनिमल्स। तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट जूफिली। सो दिस इज जूफिली इज व्हाट? पॉलिनेशन बाय एनिमल्स।
ठीक है बच्चों। अब एनिमल्स तो कितने सारे होते हैं, तो कौन कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं टू कैरी आउट जूफिली, देखते हैं। तो देखो जितनी भी आपको जूफिली देखने को मिलती है उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंसेक्ट्स। तो यानी कि जो एंटोमोफिली है, ओके एंटोमोफिली जानते हैं ना, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, वो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है ऑफ द जूफिली। ठीक है, तो इंसेक्ट्स जो हैं सिंस वो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन भी कॉज करवाते हैं। सो आइए देखते हैं कौन कौन से वो पॉलिनेटर्स हैं एज इंसेक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे। सो इंसेक्ट्स में वी कैन हैव बीज। अब देखो बीज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। बीज जो हैं दे आर द मोस्ट डोमिनेटिंग ऑफ ऑल द एंटोमोफिलस कंडीशन। दैट मींस एंटोमोफिली का सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर जो है वो बीज हैं। ओके तो लगभग 80% ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है वो बीज सिंगली कैरी आउट करती है। ओके तो इसका मतलब ये मोस्ट डोमिनेटिंग है ऑफ अमंग ऑल द पॉलिनेटिंग एजेंट जो कि एंटोमोफिली करते हैं या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं। ओके देन वी हैव आर द बटरफ्लाइज। आपने देखा होगा ना अक्सर फ्लावर्स के आसपास आपको बटरफ्लाइज नजर आती हैं। व्हाट आर दे डूइंग देयर? दे आर कैरिंग आउट पॉलिनेशन, राइट। देन वी हैव आर द फ्लाइज। फ्लाइज भी आपको पॉलिनेशन करवाती हुई नजर आ सकती हैं। वी कैन इवन हैव बीटल्स। बीटल्स भी पॉलिनेशन करवाती हैं along with ants and moths also। तो ants और moths भी आपको पॉलिनेशन करवाते हुए नजर आएंगे। ओके so these were all the insects जो कि पॉलिनेशन कैरी आउट करवाते हैं। then we have some birds, और birds के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या बुलाते थे? we used to call it ornithophily, right। so ornithophily को कैरी आउट करवाते हैं birds like sunbirds and hummingbirds। ठीक है तो आपको सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स नजर आएंगे एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स आल्सो। ठीक है सो दे विल बी पॉलिनेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्निथोफिली। देन वी हैव सम अदर कंडीशन, जैसे कि आपको बैट्स देखने को मिल सकते हैं। अब बैट्स के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को हम क्या बुलाते थे? कायरोप्टेरोफिली, याद है ना। सो कायरोप्टेरोफिली के लिए कंट्रीब्यूशन है बैट्स का जो कि नॉक्टर्नल है, रात को देखेंगे आपको तो रात को ये पॉलिनेशन कैरी आउट करवाते हैं। देन वी हैव इवन सम लार्जर एनिमल्स, जैसे कि आपको प्राइमेट्स में लीमर्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो लीमर्स होते हैं वो भी आपको पॉलिनेशन करवाते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट अलॉन्ग विद दैट वी हैव सम आर्बोरियल रोडेंट्स। ओके तो आर्बोरियल वर्ड का क्या मतलब होता है? वो रोडेंट्स जो कि ट्री ड्वेलिंग हो। तो आर्बोरियल वर्ड का मतलब है ट्री ड्वेलिंग, यानी कि जो पेड़ों पे रहते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स। रोडेंट्स आप जानते हो ना, कुछ स्क्विरल लाइक क्रीचर्स होते हैं, है ना। तो ये जो क्रीचर्स हैं दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द ट्री, हेंस कॉल्ड आर्बोरियल रोडेंट्स। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। दे आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द पॉलिनेशन। एंड वी हैव सम रेप्टाइल्स लाइक द लीजर्ड्स। तो आपको लीजर्ड्स भी देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी लीजर्ड्स? आपके सामने स्क्रीन पर दो मेंशन है। ये वाली जो लीजर्ड आपको देखने को मिल रही है दिस इज कॉल्ड द गेको लीजर्ड। सो दिस इज द गेको लीजर्ड। एंड ये वाली जो है दिस इज वेरी वेरी कॉमन, ये तो आप सभी जानते हो, दिस इज अवर गार्डन लिजर्ड। ठीक है तो बच्चों यहां पर ये सारे के सारे आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल देखने को मिले जो कि कंट्रीब्यूटर्स हैं ऑफ योर जूफिली। तो भाई जूफिलस फ्लावर्स जो कि आपके एनिमल्स के थ्रू या फिर मेजरली आप कह सकते हो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते होंगे, उनमें आपको क्या अडेप्टेशन देखने को मिल सकती है? बिकॉज ये जो एजेंट्स हैं दे आर लिविंग ना, तो इसका मतलब दे नीड टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द फ्लावर्स। तो क्या क्या कंडीशन या अडेप्टेशन आपको देखने को मिलेंगी टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स टुवर्ड्स देमसेल्फ? फ्लावर्स आपको क्या क्या नजर करते हुए नजर आएंगे? वी विल बी डिस्कसिंग देम नाउ। सो लेट अस सी द अडैप्टेशन सीन इन द जूफिलस, और बेसिकली वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द एंटोमोफिलस फ्लावर्स इन डिटेल। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं कुछ अडैप्टेशन जो कि आपको देखने को मिलती हैं इन एंटोमोफिलस फ्लावर्स, यानी कि वो फ्लावर्स जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई एक एंटोमोफिलस फ्लावर को क्या क्या अडैप्टेशंस अपने अंदर लानी होती है सच दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर इंसेक्ट्स टुवर्ड देमसेल्व्स। तो देखो भाई उनको अट्रैक्ट करना है बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे तभी जब वहां पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हों जो कि अट्रैक्टिव नजर आए। फॉर दैट पर्पस आप देखोगे जो भी फ्लावर्स एंटोमोफिलस होते हैं दे आर लार्ज एंड शोई। तो आपको यहाँ पर लार्ज फ्लावर देखने को मिलेंगे। सो लार्ज फ्लावर्स, और वो शोई कैसे होंगे? क्योंकि उनके पास कलर्स होंगे। ओके सो दे आर गोइंग टू बी कलरफुल। सो ये जो कलरफुल कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन एंटोमोफिलस फ्लावर्स वो मोस्टली एसोसिएटेड होती है विद देयर पेटल्स। तो मोस्ट ऑफ द एंटोमोफिलस फ्लावर्स में जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर गोइंग टू बी पेटल्स। ओके सो दे आर गोइंग टू बी मोस्टली द पेटल्स। ओके बट
कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी एंटोमोफिलस फ्लावर्स हो सकते हैं जहां पर पेटल्स ज्यादा कलरफुल ना हो, बट कुछ और ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे प्लांट की बॉडी के जो कि अट्रैक्टिव होने के लिए, यानी कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और वो कलरफुल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स मेंशन्ड है। सबसे पहले वी हैव इज बोगनविलिया। बोगनविलिया आई नो आप सभी ने देखा होगा अपने आसपास, है ना। तो बोगनविलिया के प्लांट में आपको जो ये कलरफुल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, क्या ये फ्लावर्स होते हैं? बताइए मुझे, क्या ये फ्लावर्स हैं? क्या आपने कभी एक बोगनविलिया के फ्लावर को बहुत क्लोजली विजिट किया है, वो देखा है उसको अच्छे से? आप देखोगे एक्चुअली में जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, दे आर नॉट द फ्लावर्स। फ्लावर्स होते हैं ये वाइट स्मॉल स्ट्रक्चर्स। तो ये जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ना, दे आर दी फ्लावर्स। और क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे हैं, बहुत पेल येलो कलर के, आप व्हाइट कलर के देखने को मिलेंगे, तो ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड टू कॉम्पनसेट फॉर दिस कंडीशन, क्योंकि भाई इनको एंटोमोफिली ही करनी है, तो फॉर दैट उनको एक कॉम्पनसेशन करना होता है। एंड फॉर दैट पर्पज आप देखोगे इन फ्लावर्स के जो ब्रैक्ट्स होते हैं, ब्रैक्ट्स वो मॉडिफाई होकर कलरफुल हो जाते हैं। और वो जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, दे आर नथिंग बट द मॉडिफाइड कलरफुल ब्रैक्ट्स। तो यहां पर बोगनविलिया के केस में आपको कलरफुल ब्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे, एंड दीज ब्रैक्ट्स आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स। ठीक है, ओके। देन वी टॉक अबाउट यूफोर्बिया। यूफोर्बिया के केस में आपको ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, दी स्ट्रक्चर, अक्सर लोगों को लगता है दीज आर दी पेटल्स। दे आर नॉट द पेटल्स, दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स। तो कुछ लीव्स जो हैं दे बिकम मॉडिफाइड, क्योंकि फ्लावर्स का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए लीव्स बिकम मॉडिफाइड एंड कलरफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टुवर्ड द फ्लावर्स। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर ये कलरफुल है, बट जरूरी नहीं है कलर जो है वो सिर्फ पेटल्स प्रोवाइड कर रहे हो। दे कुड बी मॉडिफिकेशंस ऑफ द ब्रैक्ट्स एंड लीफ, और कुछ केसेस में आपको इवन एंथर्स भी कलरफुल नजर आएंगे। सो देयर कुड बी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि कलरफुल हो सकते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ओके, थर्ड कंडीशन जो कि आपको एंटोमोफिलस फ्लावर में देखने को मिलती है वुड बी द प्रेजेंस ऑफ फ्रैग्रेंस। तो दे आर गोइंग टू बी फ्रैग्रेंट फ्लावर्स, यानी कि खुशबूदार होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वी टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन। अब भाई नाम बता रहा है कि ये जो जैस्मिन है दे आर गोइंग टू बी नाइट ब्लूमिंग, ये रात को खिलते होंगे। तो रात के टाइम पे तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो है वो देख नहीं सकते। और कंडीशन क्या है कि ये जो फ्लावर्स हैं दे आर आल्सो पेल और बहुत व्हाइट कलर के आपको देखने को मिलेंगे, तो ये ज्यादा इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बट दे काइंड ऑफ प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस जो कि बड़ी ही अच्छी होती है, वो प्रोड्यूस करते हैं, सच एज कि इंसेक्ट्स उस फ्रैग्रेंस को फॉलो करते करते इन फ्लावर्स तक पहुंचेंगे और इनको जरूर विजिट करेंगे, और विजिटिंग के टाइम पे ये पॉलिनेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करवाते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हर फ्लावर जो है वो बड़ी अच्छी ही फ्रैग्रेंस प्रोड्यूस करे। कई बारी एग्जांपल के तौर पे लेट मी शो यू वन एग्जांपल, हम देखते हैं कि बड़ी ही फोल ओडर वाली फ्रैग्रेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव इज रैफ्लिशिया। रैफ्लिशिया, आई होप आप इतना जानते होंगे, दिस इज द लार्जेस्ट फ्लावर दैट वी नो ऑन द अर्थ। तो ये आपका लार्जेस्ट फ्लावर है। So this is largest flower. अब ये जो लार्जेस्ट फ्लावर है रैफ्लिशिया, ये प्रोड्यूस करता है एक बहुत ही फोल ओडर, एंड दैट फोल ओडर इज ऑफ रॉटन फ्लैश। तो सड़े हुए मांस की खुशबू आती है, खुशबू नहीं बल्कि बदबू आती है रादर। सो रॉटन फ्लैश आपको स्मेल बाहर आती हुई नजर आएगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्लावर, जो कि अट्रैक्ट करती है कैरियन फ्लाइज को। सो इट अट्रैक्ट्स कैरियन फ्लाइज फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, सो दिस वाज द कंडीशन। तो भाई फ्रैग्रेंस जो है जरूरी नहीं है अच्छी ही हो, इट कुड बी बैड ऑल्सो, तो फोल ओडर भी हो सकती है। ओके, एंड देन एंटोमोफिलस फ्लावर जो है दे काइंड ऑफ प्रोड्यूस अ जूसी सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड नेक्टर टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स। तो भाई नेक्टर कंज्यूम करने के लिए भी जब एक पॉलिनेटर या फिर इंसेक्ट जाके फ्लावर को विजिट करेगा, तब भी वो पॉलिनेशन की प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और कंडीशन जो कि आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ द एंटोमोफिलस फ्लावर्स। तो देखो बच्चों, अगर फ्लावर्स जो हैं
वो ज्यादा छोटे हैं। तो ऐसे में अगर एक एक छोटा छोटा फ्लावर अलग अलग ब्रांच पे प्रेजेंट होगा तो वो इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं इंसेक्ट्स। तो ऐसे में आप देखोगे जो फ्लावर्स होंगे दे आर गोइंग टू बी क्लस्टर्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस। तो जो स्मॉल फ्लावर्स होंगे दे आर क्लस्टर्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, जैसे कि इस कंडीशन में देखने को मिल रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर प्लांट एज यू नो इसे हम बुलाते हैं एक्सोरा। आपने अपने आसपास इसको बहुत लगा हुआ देखा होगा। तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो सीन, आपको ये नजर आएगी ही आएगी। देन अगर हम बात करते हैं फ्लावर्स की, भाई फ्लावर्स जो है मैंने बताया था ओडर प्रोड्यूस करते हैं, isn't it? They produce fragrance, बट कई बारी फोल ओडर भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फ्लाइज और बीटल को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स जो है वो फोल ओडर प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज सच एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फोल ओडर। जैसे फ्लाइज होंगी, आपने देखा होगा वो हमेशा जहां पर गंदी स्मेल आ रही होती है वो वहीं की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सो इसीलिए जो फ्लावर्स होंगे वो इस तरीके से अपने आप की स्मेल को मॉडिफाई करेंगे सच एज टू अट्रैक्ट दीज टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स ओनली। सो फ्लावर्स प्रोड्यूस फोल ओडर टू अट्रैक्ट दी बीटल्स एंड दी फ्लाइज। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, देन वी हैव सम अदर मॉडिफिकेशन, जैसे कि आप देखोगे एंटोमोफिलस फ्लावर्स में इंसेक्ट को के विजिट को बेसिकली अपने पास सस्टेन रखने के लिए, मतलब वो चाहते हैं फ्लावर्स कि इंसेक्ट उनको बार बार विजिट करे और बार बार विजिट करने में वो बार बार पॉलिनेशन करवाए। तो उस विजिट को सस्टेन रखने के लिए उन्हें इंसेक्ट को कुछ रिवॉर्ड देने होते हैं। अब वो रिवॉर्ड्स यहाँ पर 3 तरीके के हो सकते हैं, 3 फॉर्म में रिवॉर्ड्स मिलते हैं इंसेक्ट को। कौन कौन से? देखो, वन इज पॉलन, देन वी हैव इज नेक्टर, एंड थर्डली द सेफ प्लेस टू ले एग्स। तो भाई देखो, कई बारी जो पोलन प्रोड्यूस होते हैं इन दी एंटोमोफिलस फ्लावर दे आर एडिबल। एडिबल मतलब खाने लायक है फॉर द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट जो है उन पोलन को कंज्यूम करने के लिए आता है। रादर आप देखोगे कुछ प्लांट्स से एंटोमोफिलस फ्लावर्स में आपको नेक्टरीज देखने को मिलती हैं जो कि एक जूसी सिक्रीशन बनाती हैं विच इज नेक्टर। तो नेक्टर और पोलन को बेसिकली ये कंज्यूम करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द फ्लावर, और जब ये विजिट कर रहे होते हैं टुवर्ड द फ्लावर, आप देखोगे जो मैच्योर एंथर होते हैं वो इन पे अपने पॉलन शेड कर देते हैं। उनकी बॉडी पे ये पॉलन स्टिकी होने की वजह से, याद रखिएगा एंटोमोफिलस फ्लावर के जो पॉलन होते हैं दे आर स्टिकी, क्योंकि वो इंसेक्ट की बॉडी से चिपकना जरूरी है। तो इसीलिए जो पॉलन होंगे वो इंसेक्ट की बॉडी पे ऐसे जाके चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद क्या होगा, जब ये पर्टिकुलर इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो अगेन गेट दीज पॉलन या नेक्टर। आप देखोगे ये उस समय अपने जब वो मूवमेंट कर रहा है, अपने विंग्स को मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे देखोगे पॉलन्स को डिस्पर्स करता जाता है, और बाय चांस हो सकता है कि कुछ पॉलन जाके उस पर्टिकुलर फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, एंश्योरिंग पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। बट कुछ बड़े ही चालाक इंसेक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं पॉलन या फिर नेक्टर रॉबर्स। तो पॉलन और नेक्टर रॉबर्स क्या होते हैं? देखो, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम तो कर जाते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, बट पॉलिनेशन नहीं करके जाते हैं। तो मतलब आए तो पॉलन और नेक्टर चुरा के भी ले गए, बट पॉलिनेशन नहीं करके गए बदले में, इसीलिए दीज आर कॉल्ड पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। सो इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर without bringing about pollination are called the pollen or the nectar robbers. I hope ये सारी कंडीशन आपको क्लियर होगी। Okay, when we talk about the third condition, that is the third reward, जो कि है safe place to lay eggs। तो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर इंसेक्ट्स हैं जो अपने एग्स ना किसी एंटोमोफिलस फ्लावर की ओवरी या फिर ओवेरियन जो कैविटी होती है, जैसे लॉक्यूल बुलाते हैं, वहां पर अपने एग ले करते हैं, बिकॉज वो एक सेफ प्लेस है। और वो एक सेफ प्लेस इसलिए बिकॉज वहां पर जब तक कि भाई वो ओवरी फ्रूट में डेवलप होगी तब तक वहां पर आप देखोगे इन पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के जो एग है वो हैच भी कर जाएंगे इनटू लार्वा, और लार्वा को डेवलपिंग ओवरी से बहुत सारा नरिशमेंट भी मिलता रहता है। तो ऐसा एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ एमोर्फोफैलस। तो एमोर्फोफैलस के केस में एमोर्फोफिलस जो कि है द टॉलेस्ट फ्लावर नोन। ओके, सो एमोर्फोफिलस जो है सबसे लॉन्गेस्ट या फिर टॉलेस्ट फ्लावर, जिसकी हाइट ही इटसेल्फ 6 फीट की होती है, तो ये 6 फीट टॉल है बच्चों। तो ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है इसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी जहां पर इंसेक्ट विजिट करते हैं टू दिस फ्लावर टू ले देयर एग्स। ओके, और इस तरीके से जब वो एग ले कर रहे होते हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पर इनकी ओवरी या फिर ओव्यूल में एक तरह से डिस्पर्स कर जाते हैं, एंड दैट इंश्योर्स पॉलिनेशन प्रोसेस इन दीज पर्टिकुलर प्लांट्स। और इसका ही बड़ा कॉमन सा सिमिलर एग्जांपल आपको देखने को मिलता है इन द यूका फ्लावर, विच वील बी टेकिंग अप इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए डिस्कस करते हैं द पॉलिनेशन प्रोसेस इन द यूका फ्लावर, जहां पर आपको सेफ प्लेस टू ले इंसेक्ट या सॉरी एग का आपको कंडीशन देखने को मिलेगा बाय द इंसेक्ट। सो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट दैट। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अबाउट द पॉलिनेशन प्रोसेस इन द यूका फ्लावर। यूका फ्लावर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यूका फ्लावर 2 इमेजेस में देखने को मिल रहा है, ओवर हियर
ऑल्सो, एंड यहाँ पर भी, और उस पर विजिट करता हुआ ये मॉथ भी नजर आ रहा है। मॉथ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मॉथ। तो देखो बच्चों, पहली चीज तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं अबाउट दीज टू क्रीचर्स। सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है, इसका नाम है यूका फिलामेंटोसा। तो दिस इज यूका फिलामेंटोसा, और ये बिलोंग करता है टू द फैमिली लिलिएसी। सो इट बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी। और ये जो मॉथ है बच्चों, ये वाला मॉथ जिसको विजिट करता है फॉर पॉलिनेशन, इसका नाम है प्रोन्यूबा यूकासेला, और इसको कॉमनली हम यूका मॉथ ही बुलाते हैं। अब भाई क्योंकि इस फ्लावर और इस मॉथ के बीच में इतना क्लोज और इंट्रिकेट आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, सच दैट द नेम ऑफ द मॉथ हैज बीन केप्ट ऑन द नेम ऑफ द फ्लावर। ओके, इसीलिए इसको हम यूका मॉथ बुलाते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आइए देखते हैं कैसे ये यूका मॉथ जो है वो यूका फ्लावर में पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। लेट अस ट्राई टू सी। तो देखो बच्चों क्या होता है, लेट अस सी कि ये आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है, दैट इज दी कार्पल। ठीक है, अब कार्पल में क्या करेगा, ये मॉथ जब इस पर्टिकुलर फ्लावर को विजिट करता है तो ये अपनी एग लेइंग के लिए यहां पर आता है। अब देखो क्या होगा, ये जो मॉथ है ये ओवरी में एक होल ड्रिल करता है, मतलब एक छेद करता है। ठीक है, और उस होल में वो अपने एग्स को ले करता है। तो आप देखोगे ना, पहली चीज आपको दिख रहा है कि ये ओवरी में आपको ये व्हाइट स्पेस नजर आ रही है। दिस व्हाइट स्पेस दैट यू सी हियर इज द ओवेरियन कैविटी, जैसे क्या बुलाते थे हम, लॉक्यूल। और इस लॉक्यूल में आप देखोगे एक स्पेशल न्यूट्रिटिव टिश्यू से अटैच्ड होता है आपका ओव्यूल। ठीक है ना। ओके, तो देखो क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर मॉथ ने एक होल ड्रिल किया यहां पर, और इस होल के थ्रू अपने एग्स को अंदर ले कर दिया। कहां पर आए वो एग्स, इन द लॉक्यूल और द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, ओके, अब एग्स यहां पर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, एक बार अपने एग्स को लेकर दिया इस मॉथ ने, अब ये इस पर्टिकुलर होल को सील करने की कोशिश करेगा, और सील करने के लिए ये पॉलन ग्रेन्स को यहां पर डिपॉजिट करता जाता है। सो व्हाट दिस मॉथ इज गोइंग टू डू इज, इट इज गोइंग टू सील द होल्स, ओके, द होल विद द हेल्प ऑफ पॉलन। तो ये पॉलन ले लेकर आता है और यहां पर इस होल की एंट्री पे ऐसे डिपॉजिट करता जाता है, सच एज टू सील इट। ओके, तो यहां पर आप देखोगे sealing of the hole by pollen grains। ठीक है, ओके, और एक बार ये पूरी तरह से इस होल को सील कर देता है तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहां पर अब बहुत क्लोज आ गए हैं टू दी ओव्यूल, राइट। तो ओव्यूल के बहुत क्लोज आ गए हैं ना, तो इसका मतलब एक तरह से पॉलिनेशन तो इंश्योर हो गया ना, क्योंकि यहां से आपका जो पॉलन है वो जर्मिनेट जरूर कर सकता है। आप आगे भी पढ़ोगे, यू विल सी, आपको पता है ना कि यहां पर एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होता है जिसके माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस होता था। वहां पर एग एपरेटस में आपको सिनर्जिड देखने को मिलते थे, राइट। तो आप देखोगे सिनर्जिड जो है ना बच्चों, उनमें से एक सिनर्जिड डी जनरेट करता है, और जब वो डी जनरेट करता है तो वो कुछ केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल्स अट्रैक्ट करते हैं द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द एम्ब्रायो सैक। तो आप देखोगे क्या कि यहां पर जब एक डी जनरेटिंग आपको सिनर्जिड केमिकल रिलीज करेगा, आप देखोगे यहां पर एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, और वो पॉलन ट्यूब जो है वो फर्दर आप देखोगे एंटर करेगा इनटू द एम्ब्रायो सैक थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, और वो एक तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को एंश्योर कर देता है। तो इस तरीके से यूका मॉथ ने अपने एग्स को ले किया इन दी ओवेरियन कैविटी, तो ये उसका भी फायदा हुआ है ना। और दूसरा फायदा आपके यूका फ्लावर का हुआ, क्योंकि यूका फ्लावर के केस में इस मॉथ ने अपनी एग लेइंग की प्रोसेस में पॉलिनेशन को एंश्योर कर दिया, फर्टिलाइजेशन को एंश्योर कर दिया। तो इस केस में आपने देखा यूका मॉथ का भी यहां पर फायदा हुआ और आपके यूका फ्लावर का भी। इस टाइप का जो इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप है, इंटरस्पेसिफिक यानी कि बिटवीन टू स्पीशीज, क्योंकि देखो यूका फ्लावर अलग स्पीशीज है और यूका मॉथ अलग स्पीशीज है, तो दो अलग स्पीशीज के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप जहां दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा हो, समझ रहे हो ना, मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बुलाते हैं म्यूचुअलिज्म। तो इसे हम क्या बुलाते हैं,
म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप शेयर्ड बाय द यूका मॉथ एंड द यूका फ्लावर। इस बात को याद रखना है। तो इस तरीके से जो यूका मॉथ है वो इंश्योर करता है पॉलिनेशन की प्रोसेस को इन केस ऑफ द यूका फ्लावर, और जो उसने एग ले किए थे इनसाइड दिस ओवेरियन कैविटी, वो जैसे जैसे आपकी ओवरी मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे वो एग जो है वो मैच्योर होके हैच करेंगे, और आप देखोगे लार्वा जो है वो यहां पर आपको प्रेजेंट नजर आएंगे इन द ओवरी इटसेल्फ, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को यहां पर फायदा हुआ है, एंड दे रिप्रेजेंट द एग्जांपल ऑफ an interspecific relationship which is called mutualism. So I hope the entire process of pollination in the yucca plant is very clear to all of you. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द pollen pistil interaction. तो बच्चों पॉलिनेशन की प्रोसेस तो हमने देख ली, जिसमें ये बात तो इंश्योर हो जाती है कि भाई पॉलन की जो लैंडिंग है वो आपके स्टिग्मा पर इंश्योर हो गई है, मतलब पॉलन जो है वो स्टिग्मा पर लैंड जरूर करेगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। बट पॉलिनेशन की प्रोसेस ये गारंटी नहीं करती है जो पॉलन आपके स्टिग्मा पे लैंड किया है वो राइट टाइप ऑफ पॉलन है या फिर रॉन्ग टाइप है, मतलब क्या वो कंपैटिबल है विद द पिस्टल या फिर वो इनकम्पैटिबल है, राइट। तो इसको इंश्योर करने के लिए आपकी पिस्टल के पास कैपेबिलिटी है। तो भाई जो पिस्टल होती है ना उसके पास ये कैपेबिलिटी है दैट इट कैन रिकॉग्नाइज कि जो पॉलन उसके स्टिग्मा पे लैंड किया है वो राइट टाइप ऑफ पॉलन है या रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन है। अगर वो राइट टाइप ऑफ पॉलन है तो वो उसको जर्मिनेट करने के लिए अलाउ करेगा, अदरवाइज वो उसको अलाउ नहीं करता है। तो बेसिकली आपने देखा आपका जो पॉलन है और आपका पिस्टल है वो आपस में पहले इंटरैक्ट करते हैं, राइट। और इंटरैक्शन में आपको जो इंटरैक्शन रिजल्ट करता है दिस इज कॉल्ड द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो ये जो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन है ना ये बिगिन उसी पॉइंट से कर जाता है जिस पॉइंट से आपका पोलन आपकी स्टिग्मा पे लैंड किया है, और ये तब तक चलता है जब तक कि आपका पोलन ट्यूब जाके ओव्यूल के अंदर एंटर ना कर जाए। तो इसका मतलब जो भी सारे इवेंट्स इस बीच में आपको नजर आएंगे दैट मींस ऑल द इवेंट्स राइट फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा until the pollen tube enters into the ovule, ये सारे के सारे इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। आई होप इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। ओके तो देखें कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जो कि आपको पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला इवेंट तो आप जानते हैं दैट इज गोइंग टू बी द लैंडिंग ऑफ द पोलन ऑन द स्टिग्मा। तो पॉलन आपका स्टिग्मा पे लैंड हो रहा है, और ये कौन इंश्योर किया था? द पॉलिनेशन प्रोसेस इटसेल्फ, राइट। अब पॉलन जो आपके स्टिग्मा पे फॉल किया है वो दो स्टेजेस में से किसी एक स्टेज का हो सकता है। आपको याद है ना पॉलन जब भी शेड होते थे वो या तो 2 सेल के स्टेज में होते थे या फिर 3 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में आपको 2 सेल देखने को मिलते थे, वन वाज दी वेजिटेटिव एंड द अदर वाज द जनरेटिव सेल। वाइल 3 सेल स्टेज में आपको 3 सेल देखने को मिलते थे, वन वाज योर वेजिटेटिव एंड अदर वर द 2 मेल गैमीट्स, राइट। तो यहां पर आपको जो 60% एंजियोस्पर्म से वो 2 सेल कंडीशन में अपने पॉलन शेड करते हुए नजर आते थे। ओके तो 2 सेल स्टेज में भी आपका हो सकता है पॉलन यहां पर एंटर कर गया हो सकता है कि वो 3 सेल स्टेज जो कि 40% एंजियोस्पर्म शेड करते थे अपने पॉलन जिस स्टेज में उसके फॉर्म में वो जाके आपके स्टिग्मा पे लैंड किया हो। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, बट बेसिक थिंग इज दैट द पॉलन हैज लैंडेड ओवर द स्टिग्मा, ठीक है। ईदर ऑफ द 2 स्टेजेस में से कोई भी एक स्टेज हो सकती है, फाइन। Then we have the second event. Second event of the pollen pistil interaction is the pollen recognition. तो भाई एक बार आपका pollen स्टिग्मा पे लैंड कर गया, अब स्टिग्मा जो है वो pollen को recognize करने की कोशिश करेगी कि क्या ये जो pollen हमारे ऊपर आया है वो कंपैटिबल है टू गेट जर्मिनेटेड या फिर नहीं है, ठीक है। तो इधर पर आप देखोगे आपके जो पिस्टल है और आपके जो पोलन वॉल एक्साइन है, ओके वहां पर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो पिस्टल जो है वो एक्साइन वॉल पे प्रेजेंट केमिकल की रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल रिलीज करती है। तो यहां पर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शन देखने को मिलेगा, और वो केमिकल कंपोनेंट्स किस किस के पार्ट हैं? वन इज ऑफ द पोलन एंड द अदर इज फ्रॉम द पिस्टल। सो रिमेंबर जो केमिकल कंपोनेंट्स होंगे ऑफ द पोलन एंड द पिस्टल दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट, ठीक है, वो आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। ओके सो दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो इस इंटरैक्शन या इस रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि पोलन जो है वो राइट टाइप है या फिर रॉन्ग टाइप है। दैट मींस क्या अगर वो पोलन जो है वो राइट टाइप है तो वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और अगर वो रॉन्ग है तो वो रिजेक्ट किया जाना चाहिए। तो इमेजिन अगर इस इंटरैक्शन का रिजल्ट फेवरेबल हुआ, आउटकम फेवरेबल हुआ, इसका मतलब पोलन एक्सेप्टेड है क्योंकि पोलन जो है वो कंपैटिबल टाइप का था। अदरवाइज अगर इस इंटरैक्शन का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव हुआ या फिर अनफेवरेबल हुआ तो आप देखोगे पोलन रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाय द पिस्टल। तो इस तरीके से आपको ये पोलन का रिकॉग्निशन देखने को मिलता है विद द इंटरैक्शन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द पोलन एज वेल एज इन द
पिस्टल, ठीक है। तो वंस योर पोलन हैज बीन एक्सेप्टेड, पोलन एक्सेप्ट कर दिया भाई, आपके स्टिग्मा या फिर आपके पिस्टल ने इस बात का वेरिफिकेशन दे दिया दैट द पोलन इज ऑफ राइट टाइप, तो अब आपका पोलन करेगा जर्मिनेट। सो नेक्स्ट जो आपको इवेंट देखने को मिलेगा दैट इज द पोलन जर्मिनेशन, ठीक है। तो पोलन जर्मिनेट करने की कोशिश करेगा। देखो अब यहां पर पोलन जर्मिनेट कैसे करेगा, तो इमेजिन दिस कंडीशन, यहां पर आप क्या देख रहे हो, सपोज दिस इज द पोलन। अब आपको पता है पोलन के ऊपर आपको दो वॉल्स देखने को मिलती हैं, वन इज द इंटाइन एंड द अदर इज द एक्साइन। अब एक्साइन तो बहुत हार्ड है ना, बट एक्साइन डिसकंटिन्यूअस भी थी, कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर आपकी जो इंटाइन है वही प्रेजेंट है और एक्साइन एब्सेंट है। तो इमेजिन अगर ये पिस्टल की कंडीशन में ड्रॉ कर दूं, लेट अस इमेजिन ये पिस्टल की कंडीशन है, तो आप देखोगे सबसे पहले व्हाट विल हैपन, जो आपका पोलन यहां प्रेजेंट था वो पिस्टल के ऊपर से यानी कि आपके स्टिग्मा से ऊपर से क्या करने वाला है, कुछ केमिकल्स को ऑब्जॉर्व करेगा। कौन कौन से वो केमिकल्स होंगे, सबसे पहले वो ऑब्जॉर्व करेगा वाटर को, ठीक है। वाटर के साथ साथ वो बोरॉन एंड कैल्शियम को भी ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो वाटर, बोरॉन और कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा, ये जो आपका इंटाइन लेयर है उस पर प्रेशर जनरेट होगा ना, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, केमिकल्स अंदर जाते जा रहे हैं। अब अगर वाटर अंदर जाता जाएगा तो आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, वो बाहर आने की कोशिश करेगा। अब बाहर आने के लिए उसके पास क्या रास्ता है, केवल वो पॉइंट्स जहां पर एक्साइन एब्सेंट था, और जिन पॉइंट्स पर एक्साइन एब्सेंट होता था उसे हम क्या बुलाते थे, वी यूज्ड टू कॉल देम जर्म पोर्ट्स। तो यहां पर देखो ये जो एक्साइन की लेयर है वो इस रीजन में एब्सेंट थी, राइट। इसीलिए आप देखोगे इस पॉइंट पे आपका जो प्रोटोप्लाज्म है आपके पोलन ग्रेन का, वो ऐसे एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर एक्सटेंड आउट करता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज गोइंग टू एक्सटेंड आउट लाइक दिस एज अ पोलन ट्यूब। तो आप देखोगे यहां पर पोलन का जर्मिनेशन होता है एज पोलन ट्यूब थ्रू द जर्म पोल, ठीक है। अब देखो यहीं पर आप देखोगे अगर पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में था तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सबसे पहले जैसे ही प्रोटोप्लाज्म आगे जा रहा है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का यानी कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो तो प्रेजेंट हो गई होगा, तो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था, ओके, वो वहां पर डिवाइड करेगा टू फॉर्म द 2 मेल गैमीट्स। तो यानी कि यहां पर आपको 2 मेल गैमीट्स व्हिच आर कॉल्ड स्पर्म सेल्स ओवर हियर, जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं वो यहां पर फॉर्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 आपके जनरेटिव सेल से के डिवीजन से बनने वाले मेल गैमीट्स हैं व्हिच आर कॉल्ड द स्पर्म सेल्स, वो यहां पर फॉर्म हो जाएंगे। सो द पोलन ट्यूब व्हिच इज एक्सटेंडिंग डाउन द पिस्टल इज गोइंग टू कैरी 2 मेल गैमीट्स। क्लियर? ओके। अब देखो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ ही रही होगी। अब देखो सिंस पोलन का जर्मिनेशन हो गया, पोलन ट्यूब जो है वो बाहर भी आ गया और वो एंटर भी कर रहा है इनटू द स्टाइल, ओके। अब देखो स्टाइल में जब वो एंटर कर रहा है तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब हो रही है, 4th इवेंट। तो पोलन ट्यूब है जो, तो वो ग्रो करने वाला है थ्रू द टिश्यूज जो कि प्रेजेंट होंगे इन द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के टिश्यू को वो एक तरह से पार करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा टुवर्ड्स द ओव्यूल। अब देखो हो सकता है बीच में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो, तो आप देखोगे यहां पर ना यू विल फाइंड जो पोलन ट्यूब का एपिकल रीजन है, जो एंड वाला रीजन है, यहां पर कुछ गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं और गोल्जी बॉडीज सिक्रीशन करती हैं ऑफ एंजाइम्स लाइक सेल्यूलेजेस एंड पेक्टिनेजेस। तो यहां पर एक चीज याद रखनी है, जो भी यहां पर आपको गोल्जी बॉडीज एपिकल रीजन में देखने को मिलेगी, दे विल सिक्रीट सेल्यूलेजेस एंड पेक्टिनेजेस। अब ये जो सेल्यूलेजेस एंड पेक्टिनेजेस हैं वो वेसिकल्स के फॉर्म में नीचे की तरफ जाएंगे और वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आते जाएंगे। तो आपको पता है सेल्यूलेजेस एंड पेक्टिनेजेस क्या है, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन को डाइजेस्ट करते हैं। तो भाई जो भी सेल्स जब पोलन ट्यूब के बाहर प्रेजेंट होगा उनकी सेल वॉल को ये डिग्रेड करता जाएगा और रास्ता बनाता जाएगा फॉर द पोलन ट्यूब टू गो इजीली थ्रू द स्टाइल एंड द ओवरी। इतनी बात क्लियर हो गई है? तो देखिए यहां पर जो पोलन ट्यूब है वो इजीली ग्रो करेगा थ्रू द टिश्यूज जो कि प्रेजेंट होंगे इन दी स्टिग्मा एंड द स्टाइल एंड द ओवरी। और अगर स्टाइल के टिश्यूज जो हैं वो आपको पता है अगर बीच की स्पेस हॉलो है तब तो आसानी है पोलन ट्यूब का जाना, बट अगर वो सॉलिड है तो वो सेल्स को डिग्रेड करता हुआ जाएगा और उन सेल्स को डिग्रेड करने के लिए उनकी सेल वॉल को ब्रेक करना जरूरी था। और वो सेल वॉल ब्रेक कैसे होगी? बाय दी सेल्यूलेजेस एंड पेक्टिनेजेस जो कि गोल्जी बॉडीज यहां पर सिक्रीट करती हैं इन दी एपिकल पोर्शन ऑफ दी पोलन ट्यूब। अब एक चीज और देखो बच्चों, यहां पर ना आपको
ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है विच इज कॉल्ड द कैलोस प्लग। तो देखो एक आपको एपिकल पोर्शन देखने को मिल रहा है ऑफ द पोलन ट्यूब, दिख रहा है ना। यहां पर आपको मेजरली सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस सब देखने को मिल रहा है। आप देखोगे एक ऐसा रीजन भी है जहां पर आपको सिर्फ वैक्यूल देखने को मिल रहा है, और इस वैक्यूल के ऊपर वाला और नीचे वाले हिस्से में आपको दो प्लग्स देखने को मिल रहे हैं विच आर कॉल्ड दी कैलोस प्लग्स। ठीक है, तो ये जो कैलोस प्लग्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं आपके मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म सेल्स को फ्रॉम गेटिंग बैक, ताकि वो पीछे की तरफ ना मूव कर जाए। ठीक है, तो वो यहां पर ओरिजिनल जो आपकी पोलन की स्ट्रक्चर है वो वहां पर एंटर ना कर जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका कैलोस प्लग का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैलोस प्लग का भी आपको यहां प्रेजेंस मिलता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो दीज वर द 4 इवेंट्स। अब पांचवा जो इवेंट है फाइनली, जो आपका पोलन ट्यूब है वो नीचे जाके ओवरी तक पहुंच गया। अब ओवरी में पहुंचने के बाद इट हैज टू एंटर इनटू द ओव्यूल। ओके, तो ओव्यूल में एंट्री होनी है। तो लास्ट पॉइंट और द लास्ट इवेंट ऑफ द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इज द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। तो देखो सिनर्जिड्स, देखो ये क्या होता है केमिकली, जो आपको कंडीशन देखने को मिलेगी वो कैसी होगी। वन ऑफ द सिनर्जिड जो कि आपके एम्ब्रायो सैक में प्रेजेंट होता है वो डीजेनरेट करेगा। तो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड जो है वो केमिकल रिलीज करते हैं, और केमिकल जब रिलीज होता है वो केमिकल अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को टू ग्रो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रीजन। तो मतलब क्या हुआ, आपका एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक में प्रेजेंट सिनर्जिड जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट था वो डीजेनरेट करेगा और रिलीज करेगा केमिकल। वो केमिकल पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की, ओके, दैट इज टुवर्ड्स द केमिकल ना। तो इसका मतलब ये कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है, इट इज शोइंग कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, बिकॉज ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होते हैं। सिंस द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, दैट इज वाई, और वो जो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है वो केमिकल रिलीज कर रहा है। तो डायरेक्शन जो है आपके पोलन ट्यूब के ग्रोथ का दैट इज टुवर्ड्स द केमिकल। इसका मतलब वो एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को एग्जिबिट कर रहा है। तो यहां पर दिस इज शोइंग कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो केमिकल्स जो रिलीज हुए डीजेनरेटिंग सिनर्जिड से, उसने अट्रैक्ट किया पोलन ट्यूब को टुवर्ड इटसेल्फ। अब नाउ आपकी एंट्री होने वाली है पोलन ट्यूब की इनटू द ओव्यूल, और ओव्यूल में एंट्री करने के पोलन ट्यूब के 3 रास्ते हैं। कौन कौन से हैं वो रास्ते, वन इज थ्रू द माइक्रोपाइल, द अदर इज थ्रू द चलाजा, और द थर्ड वन इज थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स। तो देखो इन तीनों ही एंट्रीज को हमने अलग अलग नाम दिए हैं। अगर आपके पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है टुवर्ड्स फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से अगर एंट्री हो रही है उसे हम बुलाते हैं पोरोगैमी, क्योंकि माइक्रोपाइल में आपको एक छोटा सा पोर देखने को मिलता है ना, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं कर रही होती हैं। तो सिंस दैट पोर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, तो इस टाइप की जो एंट्री हो रही है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड पोरोगैमी। फाइन, अगर आपका पोलन ट्यूब्स माइक्रोपाइल की बजाय चलाजा एंड से एंटर मार रहा है, तो देखो यहां से चलाजा से वो एंटर करके आपके इंटेग्यूमेंट से होते हुए एंटर करेगा इनटू द एम्ब्रायो सैक। इस टाइप की जो एंट्री होगी दैट इज कॉल्ड चलाजोगैमी। ठीक है, एंड अगर आपके पोलन ट्यूब की एंट्री होती है थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स, ओके, तो अगर वो इंटेग्यूमेंट्स या फिर इवन फ्यूनिकल के थ्रू भी होती है, ओके, तो उस टाइप की जो आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री है वी कॉल इट मीजोगैमी। तो तीनों अलग अलग जो एंट्रीज हैं उनको अलग अलग नाम दिए। माइक्रोपाइल के थ्रू होने वाली पोरोगैमी, चलाजा के थ्रू होने वाली चलाजोगैमी, एंड इंटेग्यूमेंट्स या फ्यूनिकल के थ्रू होने वाली एंट्री को हम बुलाते हैं मीजोगैमी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। आई होप जो पांचों इवेंट्स पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को कवर करते हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक शॉर्ट एंड सिंपल प्रोसीजर जिसके थ्रू आप पोलन जर्मिनेशन की प्रोसेस को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हो। So we are going to be talking about the study of pollen germination, and for that आपको ना कुछ pollens चाहिए होंगे, और ये जो pollens हैं वो आप इनमें से किसी भी फ्लावर से ले सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर लिस्ट ऑफ फ्लावर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप विनका से ले सकते हो, विनका जिसे हम बहुत कॉमनली पेरीविंकल बुलाते हैं, राइट, या फिर बॉसम से, या फिर पी से, या फिर चिकपी से भी आप ले सकते हो। इनफैक्ट आप क्रोटेलेरिया से भी ले सकते हो। आई होप क्रोटेलेरिया के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। क्रोटेलेरिया को हम रैटल वीड्स बुलाते हैं बच्चों। क्यों बुलाते हैं इनको रैटल वीड्स? बिकॉज आप देखोगे जब इनके पॉड्स, जो इनके फ्रूट्स होते हैं ना, वो जब वो मैच्योर करेंगे तो उनके सीड्स अंदर लूज हो जाते हैं। तो जब आप उनके पॉड्स को हिलाते हो ना तो वो रैटल करते हैं, खड़खड़ाते हैं, इसीलिए इनको रैटल वीड्स भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इन फ्लावर से आप पॉलेंस को कलेक्ट कर सकते हो, और पॉलन को कलेक्ट करने के बाद आपको उन्हें डस्ट करना होगा ऑन अ ग्लास स्लाइड, जिसके ऊपर आप 1 ड्रॉप ऑफ 10% शुगर सोल्यूशन जो है वो प्लेस करोगे। सो दिस इज बेसिकली अ ड्रॉप ऑफ 10%
शुगर सोल्यूशन। तो इस 10% शुगर सोल्यूशन की ड्रॉप पर आप पॉलेंस को डस्ट करोगे एंड इस पर्टिकुलर एपरेटस को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, दैट मींस अराउंड 15 to 20 मिनट्स, और इसको आप जब ऑब्जर्व करोगे अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर 15 to 30 मिनट्स यू विल सी कि आपको यहां पर जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं, this could be easily visualized under the microscope. So this was all about how you can study the germination of pollen grains. I hope that is clear. तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, सबसे पहले तो इसकी टेक्निक्स की डिटेल्स में जाएं, उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा इन दी क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इस टेक्निक की डिटेल्स में अगर हम जाएं उससे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों, आपको यहां पर एक कंडीशन इमेजिन करनी है। सपोज यू हैव अ प्लांट स्पीशीज जिसकी दो वैरायटीज है। इमेजिन वैरायटी आपके पास जो प्रेजेंट है दैट इज वैरायटी ए एंड लेट्स से वी हैव वैरायटी बी। तो ये दो वैरायटीज प्रेजेंट है बच्चों। अब देखो दोनों वैरायटीज में आपको कुछ ना कुछ सुपीरियर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। वैरायटी ए में इमेजिन कीजिए यू हैव वेरी गुड क्वालिटी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, बट इनका जो रूट एंड शूट सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब उनमें आसानी से डिजीज लग जाती है। बट इमेजिन वी हैव वैरायटी बी जहां पर फ्लावर एंड फ्रूट भले ही अच्छे नहीं डेवलप हो रहे हो, बट इनका रूट एंड शूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मतलब दे आर इजीली रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीजेस। तो ऐसे में अगर हम चाहें कि इन दोनों ही वैरायटीज के कैरेक्टर्स हम एक ही प्रोजेनी में ले आए, तो हम क्या करेंगे? हम इनको आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट करवाने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि हम इनके बीच में करवाएंगे क्रॉस, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो आप देखोगे जो प्रोजेनी डेवलप होगी आफ्टर देयर क्रॉस पॉलिनेशन, जो सीड डेवलप होंगे जो प्रोजेनी में आएंगे, दे आर गोइंग टू पोजेस दी सुपीरियर कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द वैरायटीज। अब इनके पास अगर दोनों ही सुपीरियर कैरेक्टर्स वैरायटीज के प्रेजेंट होंगे तो ऐसी जो प्रोजेनी होती है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो जो वैरायटी डेवलप होगी बाय द क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट वैरायटीज वुड बी कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटी, राइट। और इसके पास वो सारे कैरेक्टर्स होंगे जो हमें चाहिए थे, यानी कि हमें गुड क्वालिटी फ्लावर एंड फ्रूट चाहिए थे वो भी यहां प्रेजेंट होंगे, और स्ट्रॉन्ग रूट एंड शूट सिस्टम चाहिए था वो भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसी वैरायटी का डेवलपमेंट जो हमने करवाया है विच इज हाइब्रिड, यानी कि वो दोनों के ही सुपीरियर कैरेक्टर को पोजेस कर रही है, बट ये जो वैरायटी हमने डेवलप की है वो नेचुरली अगर नहीं करी है, वो हमने आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट करके करवाई है, इसीलिए वी कॉल इट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी क्लियर। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टेक्निक। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं आपको यहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है फॉर विच यू हैव अ फ्लावर, और फ्लावर यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, सिंस दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसके पास आपको स्टिग्मा यानी कि फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर दोनों देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, बट आई वांट कि ये वो फ्लावर है जो फीमेल की तरह एक्ट करे। मतलब मैं इस पर्टिकुलर फ्लावर के स्टिग्मा पे अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन यानी कि अपने डिजायर्ड प्लांट वैरायटी के पॉलन को यहां पर डस्ट करवाऊं, ताकि जो भी सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहां फॉर्म हो उनको मैं सो करके अपनी वैरायटी यानी कि सुपीरियर वैरायटी दैट इज हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप करूं। तो फॉर दैट पर्पस मुझे पहला काम जो करना होगा इज टू एंश्योर कि ये फ्लावर में, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, मतलब पॉलिनेशन मेरे ही डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस जो हम पहला स्टेप परफॉर्म करेंगे दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन क्या है? ई मीन्स होता है विदाउट, और मैस्कुलिन वर्ड इज फॉर द मेल। इसका मतलब हम फ्लावर का जो मेल पोर्शन है दैट इज स्टेमन, उसको रिमूव कर देंगे। ओके, सो फ्लावर वुड बी विदाउट द स्टेमन्स। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं? द रिमूवल ऑफ स्टेमन्स। सो हियर वुड बी रिमूवल ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, अब हमने इंश्योर कर लिया भाई, क्योंकि अगर स्टेमन्स प्रेजेंट होते तो चांसेस क्या थे कि ये स्टेमन जो है उनके एंथर्स जो है वो बर्स्ट करके पॉलन रिलीज करते जो कि स्टिग्मा को सेल्फ पॉलिनेट कर देते। वो हमने यहां पर इंश्योर कर लिया कि ये कंडीशन नहीं होगी बिकॉज हमने स्टेमन ही रिमूव कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब हम क्या करेंगे? हम अपने इस फ्लावर को जो कि इमैस्कुलेटेड है यानी कि विदाउट दी स्टेमन प्रेजेंट है उसको कवर कर देंगे विद दी बैग। तो उसको हम यहां पर एक बैग से कवर कर देंगे, और ये जो बैग होगा ये बटर कप का बना होता है। ठीक है, तो बटर पेपर से बना हुआ ये जो बैग होगा इससे हमने इसको टाई कर दिया। अब ये हमने क्यों किया है? ये हमने इसलिए इंश्योर किया है कि ये किसी अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट ना हो जाए या फिर क्रॉस पॉलिनेट ना हो जाए, क्योंकि हमने क्या किया है?
अपने इसके खुद के स्टेमन तो रिमूव कर दिए, बट अभी भी स्टिग्मा तो यहाँ प्रेजेंट है ना, तो हो सकता है कि किसी दूसरे प्लांट से यहाँ पर पॉलन जो है वो आके, जो कि हम चाहते नहीं थे, अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन से ये जाके यहाँ पर पॉलिनेट हो जाए या फिर फर्टिलाइज हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एक बैग से कवर करते हैं। तो इस बैगिंग की प्रोसेस को ही हम बैगिंग बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, हमने इस पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ दिया कुछ समय के लिए, जब तक कि हमारी जो गायनोशियम है या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मैच्योर ना हो जाए। तो जैसे ही आपकी स्टिग्मा मैच्योर होकर रिसेप्टिव हो जाती है, हम वापस से बैग को रिमूव करते हैं, और बैग के रिमूवल की प्रोसेस को हम कहते हैं डी बैगिंग। क्या कहते हैं? डी बैगिंग मींस रिमूवल ऑफ द बैग। अब बैग रिमूव हो गया, आपकी स्टिग्मा जो है वो यहां पर क्या हो गई, अगेन रिसेप्टिव हो गई है और यहां पर एक्सपोज्ड है। इस टाइम पर जैसे ही हमने बैग रिमूव किया, हम अपने डिजायर्ड प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को लेकर आएंगे और इस पर्टिकुलर स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे। तो यहां पर पॉलन की डस्टिंग करते हैं हम। ओके, तो हमने क्या क्या इंश्योर किया, सबसे पहले मेल जो स्टेमन से उनको रिमूव किया, फिर उसको बैग कर दिया फ्लावर को। क्यों किया था फ्लावर को बैग? टू एंश्योर अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, टू प्रिवेंट दैट, ओके, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, उसको डी बैग किया जब आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ, और पॉलन फ्रॉम द डिजायर्ड प्लांट हम यहां पर डस्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एक बार डस्टिंग कर दिया, उसके बाद अगेन हम यहां पर इसको कवर कर देंगे विद दी बटर पेपर बैग। तो हमने यहां पर इसको अगेन एक बैग से कवर कर दिया। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम फिर से बैगिंग कर रहे हैं ना, इसलिए इसको हम री बैगिंग बुलाते हैं। एंड लास्टली आप देखोगे कि यहां पर क्या होने वाला है, री बैगिंग की कंडीशन में जब री बैगिंग पूरी तरह से हो जाएगा, तो ये री बैगिंग क्यों किया हमने, बेसिकली क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो पोलन प्रेजेंट है, अब वो इजीली जाके इस पर्टिकुलर ओव्यूल में जाके क्या करे, फर्टिलाइज करे आपके एग को और सीड सेट करे। सीड सेट करेगा तो उसके बाद जब आप देखोगे फ्लावर जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, फ्रूट डेवलप होगा, तो उसके अंदर जो सीड्स होंगे उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू सो देम इन द सॉइल, और जो पर्टिकुलर फ्लावर या प्लांट्स उनसे डेवलप होंगे फ्रॉम द सीड, आप देखोगे उनके पास वो सारे सुपीरियर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कि आपको चाहिए थे फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। तो बच्चों, ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है वो इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। एंड ये ना केवल वैरायटीज के लेवल पे, बल्कि आपको दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी कराई जा सकती है और दो डिफरेंट जीनस के बीच में भी कराई जा सकती है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करवाई जाती है। आई होप दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और पढ़ते रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।